नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। संसद के बजट सत्र से पहले विपक्ष का विरोध एजेंडा बन रहा है। कांग्रेस, वामपंथी, जनता दल यू और तमाम क्षेत्रीय पार्टियों ने हाल में जो बयानबाजी की है वह बजट सत्र में भारी विरोध की मानगी है। अपनी इस बात को नोट करके रखें कि विपक्षी दलों में सरकार विरोधी आंदोलन की भूमिका बन गई है। ये अगले संसद सत्र में सरकार को काम नहीं करने देंगे। भूमि अधिग्रहण बिल, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून के खिलाफ गरीब, किसान, मजदूर की बात करते हुए इनका हल्ला बोल होगा। ताजा नया एजेंडा खाद्य सुरक्षा कानून का बनता लगता है। यह कानून मनमोहन सरकार की एक ऐसी विरासत है जिसे हिसाब से खत्म किया जाना चाहिए, इसलिए कि खेती पर इसका बुरा असर होगा। यदि ₹2 किलो अनाज बेचा जाता रहा तो छोटा बड़ा कौन किसान अनाज पैदा करेगा। इससे सब्सिडी का भी भारी बोझ बनना है। तभी इस योजना के बनने वक्त भी मैंने इस योजना पर विरोधी दलील के साथ चर्चा की थी। उस नाते अच्छी बात है जो शांता कुमार समिति ने अब इस योजना के दायरे को घटाने का सुझाव दिया है। ऐसा करना सही होगा। हकीकत में कांग्रेस ने मनरेगा, भूमि अधिग्रहण बिल और खाद्य सुरक्षा कानून वोट पटाने की राजनीति में बनाए थे, लेकिन वोट मिलने के बजाय उसकी बुरी तरह हार हुई। सो क्या यह न माना जाए कि जनता जनप्रिय राजनीति को ढकोसला मानती है और मोदी सरकार इन मामलों में बेखटके काम कर सकती है। पर यह इतना आसान भी नहीं है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। रामविलास पासवान के बयान से बिहार भाजपा के कई नेता परम संतोष की स्थिति में हैं। पासवान ने उनके मन की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भाजपा को नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। उनके इस बयान के कई अर्थ हैं। भाजपा के एक बड़े नेता का कहना है कि पासवान को बिहार भाजपा के अंदरूनी हालात की जानकारी है। प्रदेश भाजपा के कई दिग्गज नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनने की होड़ में है, लेकिन किसी का नाम ऐसा नहीं है जो पूरे बिहार में हवा बना सके। बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी है, लेकिन भाजपा के ज्यादातर नेता, जिसमें सीपी ठाकुर से लेकर नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, अश्विनी चौबे, चंद्रमोहन राय, अमरेंद्र प्रताप और रामकृपाल यादव आदि शामिल हैं। सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। एक रोचक तथ्य ये है कि बिहार भाजपा के सभी बड़े नेताओं का कहना है कि अगर उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है तो किसी को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। रामविलास पासवान को बिहार भाजपा की अंदरूनी कलह से नुकसान का अंदेशा है, तो साथ ही ये अंदेशा भी है कि जिसे भी प्रोजेक्ट किया जाएगा उसका विरोध करने वाली जातियां मुखर होंगी और फिर अलग किस्म का जातीय ध्रुवीकरण होगा। जबकि नरेंद्र मोदी के नाम पर ऐसा नहीं होगा। मोदी के नाम से मध्यम वर्ग और स्वर्ण मतदाताओं के साथ साथ अति पिछड़ा वोट भी भाजपा से जुड़ेगा। किसी का नाम प्रोजेक्ट नहीं करने पर सभी जातियों की उम्मीद बनी रहेगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को परेशान कर रखा है। चुनाव प्रचार आधा खत्म होने के बाद जो सर्वेक्षण हुए हैं उसमें केजरीवाल को साफ बढ़त बताई जा रही है। इससे भाजपा के शीर्ष नेताओं की परेशानी बढ़ी है। उनको लग रहा था कि किरण बेदी के नाम की घोषणा के बाद भाजपा के लिए हालात अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर जरूर बेदी बनाम केजरीवाल के बीच का अंतर कम हुआ है, लेकिन भाजपा बनाम आप के मुकाबले में भाजपा पिछड़ी है। इसे ठीक करने के लिए अमित शाह ने पूरी टीम दिल्ली में उतारी है और उनका मानना है कि 31 जनवरी से जब नरेंद्र मोदी प्रचार शुरू करेंगे तब तस्वीर बदल जाएगी। भाजपा से ज्यादा परेशानी कांग्रेस की है। अजय माकन को उतारने के बावजूद कांग्रेस का प्रचार उठ नहीं पा रहा है। उल्टे हाल के सर्वेक्षणों में कांग्रेस के वोट और कम होने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाल रहे नेताओं की बैठक में इस पर विचार किया गया है। उनको लग रहा है कि भाजपा और आपका सीधा मुकाबला बनने से कांग्रेस अपने कोर वोट भी गंवा रही है। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 25% वोट मिले थे, जो लोकसभा में घटकर 15% रह गए और इस बार उससे भी कम होने का अंदेशा है। तो सोनिया और राहुल से ज्यादा प्रचार कराने और किसी तरह से त्रिकोणात्मक लड़ाई बनाने और साथ ही मीडिया में चर्चा कराने की रणनीति बनी है। राहुल के रोड शो के बाद कांग्रेस को कुछ सुधार की उम्मीद है।
अब ये लगभग साफ होता जा रहा है कि सीताराम येचुरी सीपीएम के महासचिव बनेंगे। पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने प्रकाश करात की विदाई तय कर दी है और साथ ही ये भी तय कर दिया है कि उनकी पसंद के नेता रामचंद्र पिल्लई महासचिव नहीं बनेंगे। जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी की पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की इकाई ने पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी का नाम लगभग तय करा लिया है। अप्रैल में विशाखापट्टनम में होने वाली पार्टी कांग्रेस में उनके नाम पर मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि वो 3 कार्यकाल के लिए पार्टी के महासचिव रह सकते हैं। येचुरी के महासचिव बनने की संभावना के साथ ही पार्टी की नीतियों में बुनियादी बदलाव की उम्मीद लगाई जाने लगी है। करात के मुकाबले येचुरी कम शुद्धतावादी हैं। वो वैचारिक रूप से सीपीएम की नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ मौजूदा समय की गठबंधन की राजनीति की मजबूरियों को समझते हैं। इसीलिए पार्टी के नेता मान रहे हैं कि वो एक बार फिर सीपीएम को वैसे ही मुख्य धारा की राजनीति में लाने में सफल होंगे जैसे हरिकिशन सिंह सुरजीत ने किया था। सीपीएम के नेता ये भी मान रहे हैं कि अगले चुनाव तक भारत की राजनीति में फिर अनिश्चितता का दौर लौटेगा और तब येचुरी के नेतृत्व में पार्टी केंद्र की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकती है। राज्य में भी सभी वामपंथी दलों को एकजुट करने में भी वो कामयाब हो सकते हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने स्पष्ट किया है कि पार्टी का सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट होगा। बताया जा रहा है कि इस विजन डॉक्यूमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी के विजन को शामिल किया गया है। एक विजन पहले ही दिल्ली में किरण बेदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके दिल्ली के बारे में अपना एजेंडा जारी किया था। उन्होंने 25 सूत्रीय एजेंडा जारी किया है। भाजपा ने हालांकि एक घोषणा पत्र समिति बनाई थी जिसकी अध्यक्षता पिछली बार दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे डॉक्टर हर्षवर्धन को दी गई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से पार्टी ने इसका इरादा त्याग दिया। कांग्रेस ने पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के साथ बैठक में शाह ने दिल्ली में आक्रामक प्रचार की रणनीति बनाई। बताया जा रहा है कि 13 राज्यों के 120 सांसदों को दिल्ली के चुनाव प्रचार में लगाया गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के नेता पूरी दिल्ली में करीब 250 जनसभाएं करेंगे। 7 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा ने इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को मुख्य प्रतिद्वंदी मानकर प्रचार की रणनीति बनाई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि 6 फरवरी तक पार्टी हर दिन 5 सवाल केजरीवाल से करेगी। अरविंद केजरीवाल ने आज एक नया दांव चला है। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर कोई उन्हें खरीदने की कोशिश करता है तो वो उसका स्टिंग कर लें। इससे पहले केजरीवाल ने कल कहा था कि उनकी पार्टी के नेताओं और कम से कम आधा दर्जन उम्मीदवारों के स्टिंग करने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने कहा था कि पिछली बार कई नेताओं का स्टिंग किया गया था और इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन आज उन्होंने पहले ट्वीट करके कहा और फिर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को खरीदने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो विपक्षी पार्टी के लोगों से पैसे ले लें और उनका स्टिंग कर लें। केजरीवाल ने इससे पहले मतदाताओं से कहा था कि उन्हें अगर दूसरी पार्टियां पैसे देती हैं तो ले लें, लेकिन वोट आपको दें। इसे लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें सख्त चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत से लौटते ही भारत ने विदेश सचिव बदल दिया है। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे एस जयशंकर को सुजाता सिंह की जगह विदेश सचिव बनाया गया है। जयशंकर ने ओबामा और मोदी प्रशासन के बीच तालमेल बैठाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सुजाता सिंह को उनका कार्यकाल खत्म होने से 7 महीने पहले ही पद से हटा दिया गया। उनकी जगह नियुक्त किए गए जयशंकर ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि वो बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्राथमिकता वही है जो इस सरकार की प्राथमिकता है। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चाहती थी कि विदेश सचिव अपना कार्यकाल पूरा करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द जयशंकर को लाना चाहते थे। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने सुजाता सिंह को समय से पहले हटाने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। इसी बीच भाजपा ने कहा है कि सुजाता सिंह को किसी राजनीतिक मंशा से नहीं हटाया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य के 2 विधायकों की सदस्यता खत्म करने के आदेश दिए हैं। राजभवन से जारी एक बयान में कहा गया है कि बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह और भाजपा के विधायक बजरंग बहादुर सिंह की सदस्यता खत्म करने के आदेश दिए हैं। इन दोनों विधायकों को चुनाव जीतने के बाद सरकारी ठेके लेकर काम करने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। उमाशंकर सिंह 2009 से ही सरकार के ठेके लेकर सड़क बनाने का काम करते थे, जबकि बजरंग बहादुर सिंह ने 2012 में विधायक बनने के बाद पीडब्ल्यूडी से सड़क बनाने का ठेका लिया। दोनों की सदस्यता विधायक चुने जाने के दिन से ही खत्म कर दी गई है। राज्यपाल ने अपने फैसले की सूचना चुनाव आयोग और राज्य के विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को भेज दी है। साथ ही दोनों विधायकों की सदस्यता खत्म करने के फैसले को राजकीय गजट में तत्काल प्रकाशित करने का आदेश भी दिया है।
विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का आंदोलन छेड़ने का फैसला किया है। इसके लिए विहिप ने पूरे देश में राम महोत्सव आयोजित करने की योजना बनाई है। दुर्गा पूजा की तर्ज पर देश भर में राम महोत्सव आयोजित होगा, जिसके बारे में विहिप का कहना है कि इसका मकसद राम के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विहिप के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा है कि 21 या 22 मार्च से राम महोत्सव की शुरुआत होगी। ये महोत्सव 10 दिन तक चलेगा। 1 अप्रैल को इसके समापन की योजना है। संगठन का मानना है कि इस महोत्सव से राम मंदिर आंदोलन को मजबूती मिलेगी। इसका आयोजन सभी गाँवों में होगा जहाँ भगवान राम के मंदिर नहीं है, वहाँ भी इसका आयोजन किया जाएगा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश विपक्ष की गोलबंदी का मुद्दा बना है। यहां तक कि स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ जैसे संघ परिवार के संगठनों में भी विरोध के सुर है। कांग्रेस, डीएमके, वामपंथी दलों आदि की प्रतिक्रिया से साफ है कि खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव का भी वे पुरजोर विरोध करेंगे। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कई आर्थिक सुधार कर रही है, पुरानी नीतियों को बदल रही है। सरकार के सुधार के कदम और बदलाव के फैसले बड़े राजनीतिक विरोध का कारण बने हैं, लेकिन अपनी प्रतिबद्धता के कारण सरकार आगे बढ़ रही है। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव करने का फैसला अध्यादेश के जरिए लागू किया गया है। तमाम भाजपा विरोधी पार्टियों की नाराजगी को दरकिनार करके सरकार ने इसे लागू किया। हालांकि संसद में जब ये मामला आएगा तो कैसे इसे कानून बनाया जाएगा, ये बड़ा सरदर्द है। बहरहाल भूमि अधिग्रहण कानून के बाद सरकार खाद्य सुरक्षा नीति को बदलने जा रही है। इस पर विचार के लिए बनी शांता कुमार कमेटी ने अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी है। शांता कुमार एनडीए की सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे हैं, इसीलिए उनको अंदाजा है कि पीडीएस में कैसी लीकेज है और किस तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनाज जरूरतमंदों के पास पहुंचने की बजाय खुले बाजार में पहुंच जाता है। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार की वास्तविक कीमत और पीडीएस की कीमत के फर्क से होने वाले नुकसान को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। सो अगर उन्होंने ये सिफारिश की है कि खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा कम होना चाहिए और इसे उन्हीं लोगों तक सीमित करना चाहिए जो सचमुच जरूरतमंद हैं, तो इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की पुरानी प्रैक्टिस पर भी विचार करने की सिफारिश की है, लेकिन उनकी सिफारिशों पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार करने की बजाय पार्टियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनको लगता है कि 67% की बजाय सिर्फ 40% लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में लाना गरीबों के साथ अन्याय होगा। असल में इसके विरोध में वो लोग ज्यादा मुखर हुए हैं जो कानून बनते समय इसे सार्वभौमिक स्वरूप देने की वकालत करते थे। सोनिया गांधी की एनएसी में कई ऐसे आर्थिक जानकार थे जो चाहते थे कि खाद्य सुरक्षा कानून की यूनिवर्सल कवरेज हो, लेकिन इससे होने वाले नुकसान का आकलन नहीं किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा कानून का कृषि गतिविधियों पर नकारात्मक असर होगा। एक तरफ कृषि कार्य महंगा होता जा रहा है, मनरेगा जैसी योजनाओं की वजह से कृषि मजदूरों की संख्या लगातार कम हो रही है। उसके बाद अगर 1 रुपए या 2 रुपए किलो अनाज मिलेगा तो कोई किसान क्यों खेती करेगा। भारत में पीडीएस का भ्रष्टाचार ऐतिहासिक है। गरीबों के लिए दिया गया सस्ता अनाज कैसे खुले बाजार में बिकने लगता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसीलिए खाद्य सुरक्षा योजना, मनरेगा, पीडीएस और रासायनिक खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार करने की जरूरत है। केंद्र सरकार कृषि सेक्टर को लेकर नए अप्रोच में काम कर रही है। इस बात को ध्यान में रखकर फैसला किया जा रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। ऊपर से तमाम कोशिशों के बावजूद कृषि विकास दर नहीं बढ़ पा रहा है। अगर इस सेक्टर में वस्तुनिष्ठ सोच विचार के बाद बदलाव हो, कृषि कार्य को व्यवहार्य बनाने वाली नीतियां बनाई जाएं और सब्सिडी का फायदा सीधे गरीब किसानों को देने की योजना बने तो विकास दर भी बढ़ाई जा सकती है, किसानों की हालत भी सुधर सकती है और जीडीपी में इसका हिस्सा भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए सरकार को बड़ा राजनीतिक कौशल दिखाना होगा और कांग्रेस, डीएमके, लेफ्ट और जनता परिवार की पार्टियों के विरोध का मुकाबला करना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद विपक्ष के बनते एजेंडे पर चर्चा करेंगे। आर्थिक सुधारों के बिना मोदी सरकार अच्छे दिन नहीं ला सकती है, लेकिन वे सुधार करेगी तो विपक्ष का हल्ला होगा कि यह सत्यानाश है। गरीब, किसान, मजदूर सब पर चोट है। इसलिए भूमि अधिग्रहण, श्रम सुधार, खाद्य सुरक्षा कानून और बीमा बिल सब में विपक्ष का विरोध बढ़ेगा। सो सवाल है कि क्या सरकार विपक्ष के आंदोलनकारी मूड से घबराएगी या अपना काम करेगी। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन। अशोक जी,
भूमि अधिग्रहण बिल, मनरेगा और अब खाद्य सुरक्षा बिल का जो कानून बना हुआ उसमें संशोधन को लेकर सरकार की जो कुछ कार्रवाई हुई है उस पर विपक्ष गोलबंद होता हुआ लगता है। क्या लगता है आपको कि विपक्ष का जो विरोध का जो एजेंडा बन रहा है उसके आगे सरकार झुकेगी, फैसलों को टालेगी या अपने एजेंडे पर आगे बढ़ती रहेगी? मेरा मानना है कि जिस प्रकार का एक जनमत नरेंद्र मोदी सरकार को मिला है उसमें अगर वो कुछ ऐसे अनपॉपुलर फैसले नहीं करेगी तो फिर ये बात आएगी कि आप में और पहली सरकार में अंतर क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष की समस्या ये मुद्दे नहीं है। विपक्ष की समस्या ये है कि मोदी रथ को कैसे रोका जाए और उसे रोकने के लिए उन्हें सारा विपक्ष एकजुट करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में उनको ये लग रहा है कि उस मुद्दों को हम पकड़ें जिन पर सारा विपक्ष एकजुट होता हो, जैसे लेफ्ट भी साथ हो और ममता भी साथ हो, कांग्रेस भी हो और समाजवादी दल भी साथ हो। तो उसमें उनको भूमि अधिग्रहण बिल, मनरेगा और ये खाद्य सुरक्षा बिल, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे किसान मजदूर जुड़े हुए हैं और उनको ये मुद्दा जो मिलेगा तो उसमें एकजुटता दिखानी बहुत, क्योंकि आज की परिस्थिति में कोई भी विपक्षी दल अकेले नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने में समर्थ नहीं है। तो उनकी पहल ये है कि सबको इकट्ठा किया जाए। जैसे पिछले सत्र में उन्होंने धर्मांतरण जैसे मुद्दे को आगे करके सब इकट्ठा हो। अब उनको लगता है नहीं, आर्थिक मुद्दे पर सरकार को घेरना है तो ऐसे मुद्दे उठाओ जिस पर विपक्ष एक मत है और दूसरा वो मुद्दे किसान मजदूर से जुड़े हुए हैं। तो मेरा मानना है कि ये मुद्दे विपक्ष को एक जैसे डूबती हुई नैया को तिनके का सहारा चाहिए, तो उनको एक इस प्रकार का मुद्दा मिल गया है, ऐसा उनका मानना है। अगर आप देखिए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भी एक ही प्रस्ताव इस विषय में पारित किया गया कि हमें इस मामले पर जन आंदोलन करना है। तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि विपक्ष आने वाले सत्र के समय एक जन आंदोलन करेगा। जो मतलब जन आंदोलन का आपका मानना है कि संसद में हल्ला गुल्ला नहीं, जन आंदोलन की और सड़क की राजनीति भी हो सकती है इसमें? नहीं, इसमें ज्यादा सड़क की राजनीति होगी, क्योंकि क्या है कि बजट सत्र को रोकना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आता है। तो मुझे लगता है कि सड़क पर ये ज्यादा होगा, प्रदर्शन होंगे और दिल्ली में बहुत बड़ा इस प्रकार का आयोजन किया जाएगा। आपने जो सवाल पूछा कि सरकार इसमें क्या करेगी, मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस आशंका को भांप चुकी है कि आने वाले समय में विपक्ष उनको घेरने की जो नीति बना रहा है तो उसके काट के लिए वो अपने तैयारी कर रहे हैं, तर्कस के बाण इकट्ठे कर रहे हैं ताकि जनमत के सामने वो उन मुद्दों को लेकर जाए कि क्यों हमने भूमि अधिग्रहण बिल का हमने संशोधन किया या ये जो खाद्य सुरक्षा पर हम जो करने जा रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो जैसा आपने भी शुरू में कहा कि देखिए, अगर इस प्रकार से सस्ते अनाज वगैरह की बात करके वोट लिए जाएंगे तो मुझे लगता नहीं इस देश की जनता सस्ते अनाज चाहती है, वो अच्छी चीज चाहती है। नहीं, वो तो है कि भाई जनादेश तो एक तरह से कांग्रेस ने ये खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई, मनरेगा आई, तमाम बातों के बावजूद अगर कांग्रेस का इतना बुरी तरह बट्टा बैठा तो ये तो जनता ने उस तौर तरीकों को नकारा था। बिल्कुल, लेकिन वो बात अपनी जगह, लेकिन सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार उस जनादेश का ये मतलब मानती है क्या? देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि जनादेश मानते, सवाल ये है कि जनता के हित में क्या है। क्या लोग इस देश के 1 रुपए किलो अनाज चाहते हैं? नहीं चाहते। वो चाहते हैं अनाज अच्छा मिले, लेकिन चाहे हमें पैसे भी देने पड़े। लेकिन ये केवल दिखावे के लिए 2 रुपए किलो चावल मिलेगा, 1 रुपए, ये जनता को लुभाता नहीं है। नहीं तो सरकार को वोट मिलता, यूपीए सरकार को। तो मेरा मानना है कि इसमें जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो लोगों के सामने आनी चाहिए कि कोई भी सरकार लंबे समय तक 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं नहीं दे सकता है और फिर उसमें सब्सिडी, जैसा आपने कहा कि किसान तो फिर उगाना ही बंद कर देगा। जब किसान ये फसलें उगाना बंद करेगा तो देश को अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से ये गेहूं मंगवाना पड़ेगा। तो ये देश के हित में नहीं है। तो मुझे लगता है इस पर एक सार्थक बहस बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन इस बहस के साथ में जैसे इसमें एक दूसरा पहलू की भूमि अधिग्रहण बिल है, उसके अंदर संघ परिवार के भी कुछ संगठनों की आपत्ति है। वैसे ही श्रम सुधार को लेकर भी एक मजदूर संघ का इनका वो है। इस स्थिति को फिर अगर दोनों तरफ के सुर, सत्ता पक्ष का भी एक सुर और अगर विपक्ष का भी पूरा सुर एक साथ जाए तो फिर इसको कैसे हैंडल कर पाएगी सरकार? इसलिए मैंने कहा कि इस पर एक राष्ट्रीय बहस चाहिए
कि सरकार अगर भूमि अधिग्रहण एक्ट में अमेंडमेंट कर रही है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, और उस पर एक मैं समझता हूं कि अगर सरकार इसमें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी करती है, पार्लियामेंट के दिनों में भी करती है, क्योंकि इस संशोधन को पारित करवाना है, आफ्टर ऑल ये ऑर्डिनेंस आया है तो ऐसे पारित नहीं होने वाला। कोई भी अध्यादेश जब पारित होगा तो उस पर जनमत तो चाहिए संसद में, और उसके लिए मैं समझता हूं कि सरकार को अभी से पहल करके इस मामले में जनमत तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए, और ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलानी। नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग। दूसरी तरफ हम ये कि भाई विपक्ष को क्योंकि कुछ करना है, मोदी के रथ को रोकना है, इसलिए ये इन एजेंडे के अलावा कुछ है नहीं है, तो उस नाते सरकार की कोशिश भी कोई नहीं, वो तो सीधा मामला टकराव का, राजनीतिक सियासी टकराव का बनता है। देखिए राजनीति में विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता क्या चाहती है। जनमत अगर इस आंदोलन के पक्ष में खड़ा हो जाता है तो सरकार को ये जनता को समझाना मुश्किल हो जाएगा कि जन आंदोलन क्यों हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है, और मैं ऐसा समझता हूं, तो उसके नाते फिर सत्ता पक्ष को एक तरह से जन आंदोलन की बात है, सड़क की राजनीति है, तो क्या एनडीए और बीजेपी भी उस राजनीति के लिए अपने आप को तैयार करती हुई लगती है? नहीं, इस समय तो सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो इन मुद्दों पर जनमत तैयार करने की दृष्टि से लोगों के सामने अपना पक्ष रखे और उस पक्ष पर बहस हो। हर मामले में मीडिया में बहस हो, जनता में बहस हो, संगठनों में बहस हो, जैसे आपने कहा मजदूर संगठनों में हो, किसान संगठनों में हो, और उसमें से जो उभर कर आए वो जनता के सामने स्पष्ट रहना चाहिए। देखिए विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करने में समर्थ रहता है कि नहीं, इस बात पर निर्भर करेगी सरकार अपना पक्ष कितनी मजबूती के साथ रखती है। नहीं, देखिए फिर भी आप जो लगातार पिछले 6-8 महीने, सरकार को ज्यादा समय नहीं हुआ, 6-8 महीने से जो विपक्ष के एक के बाद एक जो एजेंडा और विरोध के सुर कर रहा, तो उसमें लगता नहीं कि बहुत ही एग्रेसिवली धीरे धीरे एकजुटता के साथ विपक्ष इन मुद्दों को उठा के सरकार को घेरेगा। देखिए विपक्ष की एक मजबूरी ये है कि उनको एकजुटता पहले दिखानी है, तो उसके लिए यही तो एजेंडा आधार बनता है। विपक्ष इतना कमजोर है कि जब तक एकजुटता नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो विपक्ष सचमुच में पहले वो मुद्दा ढूंढेगा जिसमें एकजुटता है, इसमें गैर भाजपा राज्यों की सब वो भी आएंगे, और वो मुद्दा उनको मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये मुद्दा सीधा सीधा किसान मजदूर से जुड़ा है। और ऐसे में सरकार इस खतरे को भांपते हुए अगर अपना पक्ष अच्छी तरह से जनता के सामने नहीं लाएगी तो मामला जो है पटरी से उतरेगा बहुत बुरी तरह। वो एक विपक्ष के एक आंदोलन के रूप में जनता के सामने आएगा और उसके कारण कई तरह की समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। जी अशोक जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।